हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। और ये क्या है, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक, ये कौन सा बुक है तो जिसमें 100 क्वेश्चन होता है। और आज क्या है, आपने कहा मैम आज संडे स्पेशल है। क्या है, आज संडे है तो संडे स्पेशल आपका टेस्ट सीरीज चलता है 11:10 पे, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, फटाफट आप लोग आकर के क्लास में जुड़ जाओ और अपने आंसर को करते रहो। ठीक है, अटेम्प्ट करते रहो, क्वेश्चन किसके कितने सही हो रहे हैं ये भी जरा सा मुझे लास्ट में बता देना। जो नए लोग हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरीके का महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटने पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का आप आंसर करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बीसीजी का टीका डैश डैश पर दिया जाता है और किससे बचाव के लिए दिया जाता है। आंसर करें, बीसीजी का टीका कब दिया जाता है और किससे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो जन्म पर या खसरा, मतलब पूछने का मतलब ये कि दो शब्द दिया है तो किस में क्या भरा जाएगा, बस इतना ही है कि जन्म पर और खसरे में देते हैं, जन्म पर और क्षय रोग में देते हैं, जन्म से 6 सप्ताह पश्चात और क्षय रोग पर देते हैं, जन्म से 6 सप्ताह और पोलियो पर देते हैं। आंसर करे क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम इसका आंसर तो आप लोग बताते रहो, मैं बता दूं बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया। आपने कहा मैम बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन हो गया। क्या होगा, बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन हो गया। ये क्षय रोग से रक्षा करने के लिए जन्म के पश्चात दिया जाने वाला सर्वप्रथम जो वैक्सीन होता है यही होता है, यानी बीसीजी होता है। ठीक है, प्रश्न बनते हैं कि जन्म के पश्चात पहला वैक्सीन कौन सा लगाया जाता है, तो यही होता है, बीसीजी ही होता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर आना चाहिए कि जन्म के समय, जन्म के तुरंत पश्चात 24 घंटे के अंदर, 1 माह के अंदर प्रथम वैक्सीन, इस नाम से ये प्रश्न अलग अलग शब्दों से अलग अलग प्रश्न बनते हैं, लेकिन आंसर उसका एक ही होता है, बीसीजी होता है, जिसका फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंकुरण संबंधी निम्नलिखित कथन गलत है। अंकुरण संबंधित प्रश्न गलत कौन से हैं। अंकुरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हिंदी वाले टफ शब्दावलियां हैं उन्हें मैं जरूर इंग्लिश वाले शब्द को आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, सेकंड का आंसर कर दे क्या होगा, अंकुरण संबंधी निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है। यह स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता है। यह प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो निष्क्रिय एंजाइम है सक्रिय हो जाते हैं। टेनिन और फाइटेट इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं। आंसर करें सेकंड का क्या होगा। क्या गलत कथन है, सारे 3 स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, सिंगल 1 स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। तो क्या रॉन्ग है, आपने कहा आवश्यक और गैर आवश्यक जो अमीनो अम्ल हैं ये इनका अनुपात नहीं बदलता है। ये चीजें क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है, जन्म से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 7 से 10 वर्ष और 2 से 6 वर्ष। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है क्या है, आपने कहा मैम 2 से 6 वर्ष क्या है, हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है। क्यों, कोई डाउट तो नहीं है इस प्रश्न में, जरा सा देख लेना। तो 4 का आंसर कर दे। शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है, भूरा रंग भरा घेरा या बिंदी, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे रेड होगा तो क्या होगा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे ग्रीन होगा तो क्या होगा, इस तरीके से होता है। इसमें ब्राउन होगा तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये रेड होगा, ये ब्राउन होगा, ये ग्रीन होगा। ये आप लोग बता दो तीनों का क्या होता है, ये ग्रीन होगा। ठीक है, तीनों बता दो, आप एक तो छोड़ ही दो। शाकाहारी भोजन के पैकेट पे कौन सा प्रतीक होगा, भूरा रंग भरा घेरा बिंदी होगी, सफेद रंग भरा घेरा बिंदी होगा, लाल रंग भरा घेरा बिंदी होगा और हरा रंग भरा घेरा बिंदी होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने कहा मैम शाकाहारी की बात कर रहा है तो शाकाहारी के लिए ग्रीन हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर तो डी हो गया, लेकिन इन दोनों का भी आपको आंसर बताना है। तो आपने कहा मैम जो ग्रे या ब्राउन होता है वो अंडे के लिए होगा,
रेड जो होगा ये मांसाहारियों के लिए होता है, और जो ग्रीन बिंदी लगी होती है वो शाकाहारी भोजन के लिए होता है। तो ये चीजें आप याद रखना। प्रश्न एक है लेकिन हम लोग आंसर इर्द गिर्द की चीजों से घुमाते चलते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो मुझे 125 प्रश्न बनाने होते हैं एक्सप्लेन कर करा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। मानकों का आधार है, साधन मूल्य और लक्ष्य है, साधन एवं मूल्य है, मूल्य एवं लक्ष्य है, साधन एवं लक्ष्य है। आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन क्या है? रिसोर्स है, वैल्यू एंड गोल्स है, रिसोर्स एंड वैल्यूज है, वैल्यूज एंड गोल्स है, रिसोर्स एंड गोल्स है। आंसर करे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? आपने आंसर कर दिया कि मैम क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा, साधन मूल्य एवं लक्ष्य हो जाएंगे। क्या होगा? साधन मूल्य एवं लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दे। वह वक्र जो समय एवं कार्य के मध्य बनता है वह कहलाता है। समय वक्र कहलाएगा, कार्य वक्र कहलाएगा, मुद्रा वक्र कहलाएगा, साधन मुद्रा के अलावा वक्र कहलाएगा। आप आंसर करें क्या होगा? वह वक्र जो समय व कार्य के मध्य बन रहा है, यहाँ तो आपका टाइम है और यहाँ पे कार्य है यानी वर्क है, इसके बीच में जो वर्क बनेगा इसे हम क्या कहते हैं? आपने कहा मैम इसको हम कार्य वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम कार्य वक्र कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दे। कार्य करने में ऊर्जा को व्यय करने के पश्चात जिस दशा का हम अनुभव करते हैं उसे कहते हैं। क्या कहेंगे? आनंद कहेंगे, खाली स्थान कहेंगे, थकान कहेंगे एंड ये सभी कहेंगे। कार्य करने में ऊर्जा को व्यय करने के पश्चात यानी हम कार्य कर रहे, ऊर्जा हमारा खर्च हो गया, उसके पश्चात हमें क्या अनुभव होता है? तो आपने कहा मैम उसके पश्चात आनंद तो बिल्कुल नहीं आता है, खाली स्थान भी नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। क्यों? आपने कहा यस मैम, जब हमारे शरीर से ऊर्जा निकल गई तो ऑलरेडी क्या है, ऑब्वियसली हम थका थका महसूस करते हैं, तो आपका थकान आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दो। प्रांग के अनुसार गर्म कलर है, कौन से वार्म कलर होते हैं, कौन से कूल कलर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्राथमिक कलर होता है, कौन सा सेकेंडरी कलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कलर व्हील को आपको बहुत अच्छे से देखने आना चाहिए। सीधा ट्रायंगल है तो किसको डिनोट करेगा? प्राइमरी को, और अगर ट्रायंगल उल्टा है तो क्या होगा? सेकेंडरी कलर को डिनोट करेगा। आप कहोगे कैसे जानेंगे? अगर इस तरीके से आपको कलर व्हील का ऐसे अगर चक्र मिल जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपको ना भी आए तो भी आप इस तरीके से जो यहाँ के कलर होंगे इन तीनों को आप मान लोगे कि ये प्राइमरी कलर होगा, और जो यहाँ पे कलर होंगे आप इन तीनों को कह दोगे कि ये सेकेंडरी कलर है। ठीक है, ये समझने का बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है, इससे बढ़िया आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या होते हैं आपको फॉलो करना है। ठीक है, एनालॉगस कलर कौन सा होता है, मोनोक्रोमैट कलर कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको क्या है जाननी चाहिए। ठीक है, 8 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम रेड एंड ऑरेंज जो है क्या है? गर्म कलर होते हैं यानी वार्म कलर होते हैं। वार्म कलर कौन कौन से होंगे? रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये सब क्या है? वार्म कलर होते हैं। कूल कलर कौन होगा? ग्रीन होगा और स्काई ब्लू होगा और ब्लू होगा, ये सब कलर क्या होते हैं? तो आपने कहा कि ये सब कलर क्या होंगे? कूल कलर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे। दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है? आप लोग जानते हो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दो तरीकों के अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होता है। ठीक है, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो एसेंशियल होते हैं यानी जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है उन्हें हमें बाहर से भोजन के साथ यानी खाना के साथ लेना होता है, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होंगे यानी नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो क्या है? वो हमारी शरीर खुद ब खुद अपने अंदर डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आप बता दो, प्रश्न का आंसर करो कि दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? लाइसिन है, मेथियोनिन है, ल्यूसीन है, इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर करिए क्या होगा? आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दिया मैम बी, दालों में हमारे मेथियोनिन का अभाव होता है। लेकिन ये मेथियोनिन होता कहाँ है? तो ये अनाजों में होता है यानी चावल और गेहूं में होता है। ठीक है, कहाँ होगा? चावल में होगा। और ये जो लाइसिन है ये कहाँ होता है? तो लाइसिन और ल्यूसिन जो होते हैं दाल में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दाल को चावल के साथ ही खाते हैं, या कहते हैं कि दाल और चावल खाने से अच्छा है कि एक साथ खिचड़ी बना लो उसी दाल और चावल का, तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई मरीज हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, और अगर उन्हें डॉक्टर सलाह दे रहे हो, कभी आप लोगों ने सुना है कि दाल चावल खाने की कभी कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो? कभी नहीं किया है। जब भी कहा जाता है तो ये कहा जाता है
कि आप खिचड़ी खाइए। क्यों खिचड़ी के लिए कहा जाता है? ताकि खिचड़ी खाने से जो भी दाल और चावल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक साथ अच्छे से मिल करके बहुत अच्छे से क्या है वो पौष्टिक आहार बना लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, तो दालों में मेथियोनिन का अभाव होता है, लेकिन चावल में या अनाजों में मेथियोनिन प्रॉपर पाया जाता है। वहां पे लाइसिन और ल्यूसिन का अभाव होता है। जो दाल में पाया जाता है वो चावल में नहीं है, जो चावल में है वो दाल में नहीं है। इसीलिए इन सबको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन में जाएगा लाइसिन है, ल्यूसिन है एंड मेथियोनिन है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10। फोटो थोड़ी सी ब्लर आई है, खैर कोई नहीं, मैं पढ़ूंगी, आप लोग समझ लेना, इतना भी ब्लर नहीं है कि पढ़ा ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। कैलोरी है ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन बी है एक पोषक तत्व है। ऑप्शन सी है एक बिंदु प्रणाली जो किसी आहार विज्ञानी के द्वारा किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा को व्याख्यायित करने के लिए खोजी गई। नंबर 4 क्या है? इनमें से कोई नहीं। आंसर कर दो। हो सकता है प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगे। आपने आंसर किया मैम, इसका हो जाएगा डी। इनमें से कुछ नहीं होगा। कैलोरी क्या है? इतना फालतू में लिखा है लेकिन मतलब क्या है? 0 है। कैलोरी मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 0 यानी डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 0। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य मतलब देखना यानी विजुअल, और श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है, तो दृश्य और श्रव्य जिन्हें देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, ऐसा कौन सा सामग्री है? टेलीफोन है, गाना है, ड्रामा है एंड फ्लिप बुक है। तो क्या बुक को आप सुनोगे? तो आपने कहा मैम ये तो होगा नहीं। गाने को क्या आप देखोगे सुनोगे? जरा सा सोच लेना। आपने कहा मैम गाने को भी तो हम केवल सुनते हैं। और ड्रामा जो होगा तो क्या होगा? आपने कहा मैम ड्रामा वाला आंसर सही हो जाएगा। ड्रामा नौटंकी नाटक जो होता है लोग करते भी है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। रिकेट्स किसके कमी के परिणाम स्वरूप होता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि रिकेट्स जो हो गया, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन डी एंड कैल्शियम है एंड हार्मोन है। बहुत जल्दी जल्दी में कोई विटामिन डी को केवल देख करके आंसर नहीं कर देगा, क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा से कहती हूँ कि विटामिन डी हो गए, कैल्शियम हो गया एंड फास्फोरस हो गया, तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तीनों एक साथ मिल करके अच्छे से वर्क करते हैं। हमारे बोन्स और टीथ के लिए क्या होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी देख करके फटाक से विटामिन डी नहीं कर देगा, पहले पूरा प्रश्न पढ़ेगा फिर आंसर करेगा। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है यानी वयस्कों में, और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज होता है। ठीक है, और बच्चों में क्या होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बच्चों में बोलेक्स होता है यानी पैर धनुष के आकार का हो जाता है, पीजन चेस्ट होता है यानी कबूतर के जैसे छाती हो जाती है। ये सारे रोग, काइपोसिस होता है, काइपोसिस मतलब कुबड़ निकल जाता है, जो पीछे यहाँ पे बम फूल जाता है गर्दन में। ठीक है, निकल आते हैं। ये सारे कमी किसके वजह से होते हैं? विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पत प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो जितने भी कंप्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं सब एनिमल फूड स्रोत होता है। ठीक है, यानी जितने भी एनिमल फूड्स होते हैं उन सब में कंप्लीट प्रोटीन पाई जाती है, और जितने भी वेजिटेबल्स प्रोटीन होते हैं यानी वनस्पत स्रोत से प्रोटीन मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो आंसर करें क्यों, क्या रीजन है? अधिक प्रोटीन होगा, अधिक अमीनो अम्ल होगा, और उत्तम संतुलित प्रोटीन होगा, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होगा। 13 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होने के वजह से जंतु प्रोटीन स्रोत क्या होता है? वनस्पत प्रोटीन स्रोत से उत्तम यानी गुड क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करते। जिन डिजाइनरों को पारंपरिक डिजाइन और उनके डिजाइन के विचार मिलते हैं वे परंपरा और संस्कृत की विशेषता को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं या वे क्या कहलाते हैं? क्लासिकिस्ट होगा, यथार्थवादी, आदर्शवादी और प्रभावित।
आप लोगों को क्वेश्चन ये टफ लग सकता है क्योंकि फैशन डिजाइनिंग से है। तो 14 का आपने आंसर किया मैम, ये क्लासिकिस्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, इसको 1-2 बार पढ़ लेना फिर याद हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, वह नमूना जिसे रेड टैग यानी सील नमूना भी कहा जाता है, प्रस्तावना नमूना है, फिट नमूना है, प्री प्रोडक्ट नमूना है, आकार सेट नमूना है। आंसर करें 15 का क्या होगा। आपने आंसर किया कि मैम 15 का सी हो जाएगा, प्री प्रोडक्शन नमूना होगा। ठीक है, क्या होगा, प्री प्रोडक्शन नमूना होगा। ये सब प्रश्न जितने भी टफ हैं उनको आप नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि ये सब प्रश्न जल्दी कहीं मिलते नहीं और मिलेंगे भी तो एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, बाद में कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जिन खाना शब्द का कढ़ाई में अर्थ है, यानी एक शब्द होता है जिन खाना, उसका कढ़ाई में क्या अर्थ है। हल्की मंद ध्वनि जो सुई बनाती है, हल्की बनावट है, हल्का डिजाइन है, कोई नहीं है। 16 का आंसर करे क्या होगा। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपने कहा मैम ये हो जाएगा, हल्की मंद ध्वनि जो सुई बनाती है। यानी सुई जब हम सिलते हैं तो उस समय जो हल्की सी मंद मंद ध्वनि निकलती है वही क्या है, इसका नाम है क्या, क्या नाम था, जिन खाना। क्या है, जिन खाना। ठीक है, 17 का आंसर कैसे याद रखोगे, ट्रिक बताएं क्या, कैसे याद रखोगे। जिन खाना क्या मतलब है कढ़ाई में, जिन मतलब भूत ऊत समझ लेना आप लोग। ठीक है, वो भूत वाले जिन वाले भूत हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जिन क्या करेगा, ऐसे सुई चुबो चुबो करके आवाज निकालता है। ठीक है, क्या करोगे, जिन जो है कढ़ाई में सुई चुबो चुबो करके क्या करता है, आवाज निकालता है। ठीक, क्या करता है, खाता है। ठीक है, जिन खाना। ठीक, तो जिन क्या करता है, खा लेता है, सुई चुबा चुबा करके कढ़ाई को खा लेता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, कुछ भी बकवास सा ट्रिक था। ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा, मैं ये जानती हूँ। 17 का आंसर कर दे। जैसलमेर में निर्मित पेच वर्क से बनी रजाई, जिन्हें हम क्विंटल कहते हैं, क्विनलट, क्या है जी, क्विनलट, ठीक है, कहलाती है। ये कुछ शब्द गलत लिखा है, रजाई को इस तरीके से बुनते हैं उसको क्या कहते हैं, अब इस समय मैं नाम ही नहीं ले पा रही हूँ, इतना टफ लग रहा है। ठीक है, तो क्लोज है, किसी को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन बी क्या है, रौली है, पिपली है और एस्कोट है। पैच वर्क से बनी रजाई क्या कहलाती है, क्विल्टेड। देखो अब आया, क्या है, क्विल्टेड, क्या है, क्विल्टेड। ठीक है, अब देखो नाम मुझे याद आ गया। आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा क्लोज। 17 का क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। 18 का आंसर करें। बिहार की किस प्रकार की कढ़ाई पंजाब के बाग से मेल खाती है। एक दिन मैं आप लोगों को जितने भी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया में, मैं उससे क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखो कब करा देती हूँ। बिहार की किस प्रकार की कढ़ाई पंजाब के बाग से मेल खाती है। सुजनी है, भरत है, कांथा है, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपने आंसर कर दिया मैम, ये सुजनी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सुजनी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दे। एस्बेस्टॉस है, क्या है, प्राकृतिक रेशा है, मानवकृत रेशा है, खनिज रेशा है, प्राकृतिक खनिज रेशा है और प्राकृतिक मानवकृत खनिज रेशा है। एस्बेस्टस क्या है, आपने कहा मैम एस्बेस्टस प्राकृतिक यानी नेचुरल मिनरल फाइबर होगा। क्या होगा, नेचुरल मिनरल्स फाइबर होगा, यानी प्राकृतिक खनिज रेशा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 20, रेशा जो अग्नि से प्रभावित होता नहीं है, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लायबल होते हैं, वह है। यानी ऐसा कौन सा फाइबर है ना जिसे आग जला सकती है, ना अम्ल कोई प्रभाव छोड़ सकता है और ना ही प्लायबल है। तो क्या है, शीशा है, सोना है, एस्बेस्टॉस है और डेक्रॉन है। तो आपने कहा इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टॉस। और इससे किनके वस्त्र बनते हैं, तो आपने कहा कि जो अग्निशमन यंत्र में काम करते हैं, ठीक है, जो फायर ब्रिगेड वगैरह होते हैं, उन सबके ड्रेस इसी एस्बेस्टॉस से बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दो। करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई भी गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं। करघा अगर जिसको भी पढ़ना है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके मैंने सिलाई मशीन को पढ़ा दिया है, करघे को पढ़ा दिया है, आप चाहे तो जा करके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ओहो, आप चाहें तो वहां पे जा करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, करघा क्या है। ठीक है, करघे से उतरने के उपरांत, करघे से उतरने के उपरांत ये क्या होगा, ग्रीन गुड्स होगा, नीली गुड होगा, ग्रे गुड होगा एंड मिल गुड होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है कि ग्रे गुड्स होते हैं। क्या होते हैं,
ग्रे गुड्स होता है, ठीक है। 21 का क्या होगा, आपने कहा कि ग्रे गुड्स होगा, क्या होगा, ग्रे गुड्स होगा, ठीक है। 22 का आंसर करें। सल्फर रंजक है, क्या है सल्फर रंजक, जल में घुलनशील, जल घुलनशील रंजक है, इन ग्रेड रंजक है, जल अघुलनशील रंजक है, और वर्णक रंजक है। 22 का आंसर करे क्या होगा, आपने कहा 22 का हो जाएगा सी, जल अघुलनशील रंजक है, क्या है, जल अघुलनशील रंजक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो। सफेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है, तनु अमोनिया के घोल से। एक दिन मैं आप लोगों का स्टेन रिमूवर भी करा दूंगी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ करते नहीं हो, मैं क्या क्या याद करूं। जब पढ़ाते समय मुझे याद आता है कि ये भी करा दे, ये भी करा दे, आप लोग ये भी नहीं कहते हो कि अच्छा ठीक है कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट ही कर दे कि क्या कराना है क्या नहीं। सब मेरे ही भरोसे बिल्कुल छोड़कर बैठे हुए हो। तनु बोरेक्स विलयन द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से, और तनु आयोडीन विलयन द्वारा। ये जानते हो स्टेन रिमूवर मैं कराऊंगी 9th के बुक से, मैं फोटो खींचूंगी, मैं डायरेक्ट पेज से पढ़ा दूंगी, क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। आप लोग अपना नोट डाउन करके वहां पे रख लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें दिया, घास का दाग, हल्दी का दाग, स्याही का दाग, खून का दाग, लिपस्टिक का दाग, सब दिया, नेल पेंट का दाग। तो मैं वो चार्ट ही फोटो खींचूंगी और तुरंत आप लोग को पढ़ा दूंगी, ठीक है। 23 का आंसर करो क्या होगा, आपने कहा मैम तनु अमोनिया के घोल से सूती वस्त्र पर लगे ताजे खून के धब्बे छुड़ाए जाते हैं, ठीक। 24 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 24। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है, मेल्ट कटाई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, गीली कताई द्वारा, ब्लो कताई द्वारा। आंसर करो क्या होगा, मेल्ट कटाई, कताई यानी पिघली कटाई, सूखी यानी ड्राई स्पिनिंग, और गीली यानी वेट स्पिनिंग, और ब्लो का पता नहीं क्या है भगवान जाने। 24 का आंसर करें, आपने कहा मैम सूखी यानी ड्राई कताई हो जाएगा, ठीक है। 25 का आप आंसर करो। कौन सा राज्य कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, राजस्थान है। आप लोग चाहे तो जीके जीएस के पर्पज से सबकी राजधानियां बता सकते हो। केरल का तिरुवनंतपुरम हो गया, राजस्थान का जयपुर हो गया, कर्नाटका का कहाँ हो गया जरा सा आप बता देना, और तमिलनाडु का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करो। 25 का आंसर तो कर दो। कौन सा राज्य कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने आंसर किया मैम 25 का ए, तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 26 का आंसर कर दें। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह क्या है, थ्रोइंग है, रीलिंग है, वीविंग है, सियरिंग, रियरिंग नहीं शेयरिंग होगा, ठीक है, क्या है, शेयरिंग है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम ये चीजें क्या होगा। 26 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम ए, थ्रोइंग हो जाएगा। जब कोकून को गर्म पानी में खौला करके सिल्क निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, इस तरीके से गर्म पानी में हिला करके, और एक रेशा मिलता है उसे ही लेकर के क्या है, रील किया। उसके बाद की प्रक्रिया आप पूछोगे थ्रोइंग के बाद, तब रीलिंग होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये शेयरिंग क्या है, तो भेड़ के शरीर से जब बाल को उतारा जाता है उसे हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को सब मालूम होना चाहिए। 27 का आंसर कर दो, सब रिवाइज कर लो एक बार फटाफट आप लोग। मासिक चक्र की सामान्य अवधि क्या है, 20 डेज है, 35 डेज है, 21 डेज है, 28 डेज है। तो आपने आंसर कर दिया मैम 28 डेज होंगे, क्या होंगे, 28 डेज होंगे। 28 का आंसर कर दे। गर्भावस्था के दौरान लार परीक्षण, स्पेयर परीक्षण, एमनियोटिक परीक्षण संबंधित है। लिंग निर्धारण से, शारीरिक विकास से, नैदानिक स्तर से, इनमें से कोई नहीं। यानी जब औरत प्रेग्नेंट है तो उस समय सलाइवा टेस्ट हो रहा है, स्पेयर टेस्ट हो रहा है, और एमनियोटिक फ्यूल का टेस्ट हो रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा, आपने कहा मैम ये लिंग निर्धारण से संबंधित होता है, क्या होगा, लिंग निर्धारण से संबंधित ये टेस्ट होते हैं। तो क्या आज के डेट में ये करा सकते हो, आपने कहा मैम ये तो हम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। पोक्सो एक्ट क्या है, पोक्सो एक्ट, अब तक तो आपका स्क्रीन ही बुझ गया होता, ठीक, क्या है, एक्ट का अर्थ क्या है, बाल श्रम से सुरक्षा है। कोई पोक्सो का फुल फॉर्म बताएगा, और कब आया था सन भी बता देना तो साथ में। लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक असमानता से बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो आपने कहा मैं बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार तो क्या है, अनुच्छेद 21A में रखा गया है, और उसको क्या कहते हैं, तो RTE कहते हैं, राइट, RTE कहते हैं ना, हाँ, एजुकेशन राइट। देखो अब ये मुझे आई नहीं, लेकिन RTE है, ठीक है। RTI एक होता है, RTE एक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आएगा,
फिलहाल इसका आंसर करो 29 का। आपने कहा 29 का हो जाएगा बी, यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को एक्ट लाया गया था। ठीक है, 30 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बाल श्रम निषेध कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया? 10 वर्ष से कम का उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 16 वर्ष से कम उम्र के लिए, 18 वर्ष से कम के लिए। 30 का आंसर कर दें। आपने कहा 30 का बी हो जाएगा, 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे के लिए बाल श्रम निषेध कानून बनाया गया। ठीक है, अब 31 का आप आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 31। जीवन की किस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा आनुपातिक रूप से विकास एवं वृद्धि अपनी चरम सीमा पर होती है? इधर के पेज थोड़े से ब्लर हुए, जानते हो क्यों ब्लर हुए हैं? क्योंकि मैं स्कूल में फोटो खींच करके जल्दी जल्दी आज स्कूल में ही आपका क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। कहोगे मैम क्यों? तो जानते हो क्या है, पता नहीं आज क्या बात है, शनिवार का दिन है। ठीक, आज स्कूल में बिल्कुल भी बच्चे आए ही नहीं है। ठीक है, 2-3 बच्चे केवल आए हैं, तो वो 2-3 बच्चे थे तो क्लास में जा जा करके अपना बारी बारी से सब लोग क्लास पढ़ा करके चले। अब वो भी बच्चे एकदम बोर हो रहे हैं भाई, 2 ही 3 बच्चे, पता नहीं क्या है, आज बच्चे आए ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमने कहा लाओ इसका फायदा उठा लेते। संजोग से मेरे पर्स में देखा तो ये किताब भी थी, हमने कहा लाओ फोटो खींच करके तुरंत पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो आज यही इसीलिए फोटो थोड़ा इधर उधर हो गया। घर पे जानते हो कोई काम सुकून से होता है। जीवन की किस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा आनुपातिक रूप से विकास एवं वृद्धि अपनी चरम सीमा पर होती है? प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। 31 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 31 का ए हो जाएगा, प्रसव पूर्व हो जाएगा। क्या होगा? प्रसव पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 32 का आंसर कर दो। FSH का विस्तारण करें। FSH क्या है? आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और ACTH क्या है? ACTH क्या है? फुल फॉर्म जरा सा आप लोग फटाफट बताओ तो। ACTH क्या है? इसका फुल फॉर्म बताओ। ये FSH क्या है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। कहाँ लिखा है? फॉलिक्यूलेशन स्टिमुलेटेड हार्मोन नहीं, फर्स्ट फॉलिकल स्टॉर्मिंग हार्मोन। आंसर करो क्या होगा 32 का? आपने कहा मैम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं, ACTH है, LH है और FSH है, सबका फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग याद करके रख लेना। 33 का आंसर क्या होगा? अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? डैश 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 की प्रक्रिया है। अंडा बनना है, अंडे का निष्कासन है, अंडे की वृद्धि है, इनमें से कोई नहीं है। 33 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, अंडे का निष्कासन हो जाएगा। क्या होगा? इसका इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द होता है एक्सप्यूलेशन ऑफ ओवम। ठीक है, क्या होगा? एक्सपुलेशन ऑफ ओवम। ठीक, इसको इंग्लिश वाला ही अक्सर आता है। ठीक है, ये अंडे का निष्कासन विष्कासन तो न जाने कहाँ से इस बुक में दिया है, लेकिन चाहे जो भी कह लो ये बुक है बहुत अच्छी। ठीक है, वनस्पत कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। क्लोरोफिल है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च और केंद्रक तथा जीवद्रव्य है। आंसर कर दे 34 का क्या होगा? आपने कहा मैम 34 का हो जाएगा डी, और डी यानी केंद्रक व जीवद्रव्य होगा। क्या है? केंद्रक तथा जीवद्रव्य हो जाएगा। 35 का आप आंसर करें क्या होगा? अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। राइबोसोम है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है और आंत है। आंसर कर दे क्या होगा 35 का? आपने कहा 35 का सी हो जाएगा, लाइसोसोम होगा। क्या होगा? लाइसोसोम होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कर दो। सर्सन और रीजन से क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से पढ़ करके आंसर करिएगा। कपड़े की लंबाई की तरफ ज्यादा सिकुड़न होती है। अभिकथन है, कारण क्या कह रहा है? ताने धागे को करछे पर खींचकर रखा जाता है। करघा होना चाहिए, क्यों? करघे पर खींचकर रखा जाता है। ठीक, आंसर करे जरा सा क्या होगा 36 का? क्या होगा? आपने कहा मैम बी होगा। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, असत्य है आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करो। जरा सा कूट में आंसर आपको देना है, इसको अच्छे से देखिएगा। सूत काटने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, इनका ऑर्डर लगाना है। ड्राइंग है, कॉर्डिंग है, कंघी करना है, घुमाव देना है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि पहले कॉर्डिंग होगा देन कॉम्बिंग होगा। क्या होगा? पहले कॉर्डिंग होगा देन कॉम्बिंग होगा। पहले कार्डिंग मतलब धुलाई। हम हमेशा आपको एक अच्छे से भाषा में बताती हूँ कि धुलाई का मतलब हो गया कि हम बाल धुल रहे हैं। ठीक है, कार्डिंग मतलब धुलाई, धुनाई या धुलाई जो भी कह लो। ठीक है, तो कार्डिंग का मतलब धुलाई हो गया, और धुलने के बाद हम कंघी हमेशा जब भी कंघी करते हैं, जब भी कॉम्बिंग करते हैं हम लोग, तो बाल धुलने के बाद ही करते हैं, ना कि पहले करते। कोई पहले करता है? तो आप इस तरीके से कूट में खोजोगे कि कहाँ पहले 2 है फिर 3 है।
यहाँ पे देखो 2 3 तो यहाँ मिला, 3 2 इसको हम पहले काट देंगे, 2 3 2 3 तो इसको भी एक बार के लिए रख सकते हैं, 2 3 इसको भी एक बार के लिए रख सकते हैं, फिर भी एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर कंघी करने के बाद हम क्या करते हैं, रोविंग करेंगे यानी ट्विस्ट करेंगे, घुमा देंगे, ठीक है। तो इसको आंसर अगर करोगे तो 3 के बाद 4 कहाँ मिलेगा, तो आपने कहा मैम 3 के बाद 4 इसमें है और इसमें तो नहीं है, तो अब ये भी गलत हो गया। अब आप ऑप्शन करो, क्या आंसर करो, क्या होगा 37 का। कुछ तो मैंने आपका एलिमिनेट कर दिया, कुछ ही बचा है। आपने कहा मैम पहले होगा ड्राइंग होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉर्डिंग होगा, फिर देन कॉम्बिंग होगा, फिर रोमिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंग्लिश वाला जरूर आप लोग देख लेना, ये क्या होता है, पहले ड्राइंग आउट होगा, फिर कॉर्डिंग होगा, फिर कॉम्बिंग होगा, फिर रोविंग होगा। तो आप कहोगे मैम 1 2 3 सब लिखा हुआ है क्या, आपने कहा नहीं मैम गलत आप बता रही हैं, पहले कॉर्डिंग होगा, फिर कॉम्बिंग होगा, फिर रोविंग होगा। हाँ तो सही तो लिखा है, क्यों, कार्डिंग रोमिंग, एक सेकंड, 37 का बी, तो पहले 2 कार्डिंग होगा, फिर ड्राइंग आउट 1 हो, अच्छा हाँ पहले कॉर्डिंग होगा फिर उसे खींचेंगे, नहीं कुछ गलत लग रहा ना यहाँ पे, क्यों, जरा सा आप लोग इसको चेक करना, ये लग रहा कि क्रम से लगा हुआ है, क्यों, पहले कार्डिंग होगा, फिर कॉम्बिंग होगा, फिर रोमिंग होगा, और ड्राइंग आउट पहले खींच करके छोड़ देते हैं, कि ये सही लगा है। आप लोग जरा इसे एक बार चेक करना तो, ठीक है। ऐसे इसके बुक में यहाँ पे बी आंसर दिया, एक बार आप लोग रीचेक कर लेना प्लीज। जब कंफ्यूजन में चले जाओ ना तो चीजें दिमाग माइंड उतना काम नहीं करता। 38 का आंसर करो। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक क्या है। कार्य सरलीकरण प्रोसेस चार्ट है, औपचारिक पूछ रहा है, प्रोसेस चार्ट है, साइक्लोग्राफ है, ऑपरेशन चार्ट है, पाथवे चार्ट है। आप लोग जानते हो 2 तरीके का होता है, एक तो औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो औपचारिक में ही क्या है, आंसर करें पहले 38 का। आपने कहा मैम औपचारिक होगा और एक पेन पेंसिल दूसरा होता है, ठीक है, अनौपचारिक को पेन पेंसिल भी कहते हैं। तो जितने भी चार्ट वाले चीजें जाते वो पेन पेंसिल में जाते हैं, और जितने भी ग्राफ वाले चीजें जाते जैसे साइक्लोग्राफ हो गया, और साइक्लोग्राफ हो गया, और क्या होता है मेमो मोशन हो गया, और पता नहीं कौन एक ग्राफ होता है। इस तरीके से जितने भी 4 इसके होते हैं औपचारिक के, और 4 होते हैं पेन पेंसिल के, ठीक है। 4 पेन पेंसिल के होंगे और 4 औपचारिक के होते हैं। तो उन सब में ये क्या है, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट है, ये सारे चीजें क्या है 4 4 करके बटा हुआ। तो जहां जहां चार्ट होगा वहां आप पेन पेंसिल के लगाना, और जहां ग्राफ होगा वहां आप अनौपचारिक पे लगाओगे। तो 38 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 39 का आंसर कर दें। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है, प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई और बास्केट बुनाई। टेबल लिनन क्या होता है, आप लोग ड्राइंग रूम में इस तरीके से टेबल देखते हो, ऐसे बीच में ऐसे एक चौड़ी सी ऐसे पट्टी बिछी होती है, इसी को टेबल लिनन कहते हैं, ठीक है। क्या है, इसी को टेबल लिनन कहते हैं। टेबल लिनन से क्वेश्चन 2021 में आया था। सब लोग कहे क्या लिनन तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन टेबल लिनन तो नहीं पढ़े हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, ठीक है। 40 का आंसर करें। आपने कहा मैम 40 का डी हो जाएगा, यानी बास्केट बुनाई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दें। चेक के प्रकार हैं, चेक के कौन कौन से प्रकार हैं। तो नॉर्मल अगर आप 10th का बोर्ड का बुक उठाओगे तो उसमें केवल 5 प्रकार के चेक दिए हैं। कौन कौन सा दिया, वाहक चेक दिया है, रेखांकित चेक दिया, यात्री चेक दिया है, और बियरर चेक दिया है, नहीं वाहक तो बियरर कहते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, वाहक चेक है, रेखांकित चेक है, क्रॉस चेक है, नहीं क्रॉस और रेखा हम भी अपने बच्चों की तरह बताने लगे, ठीक है। तो इसमें फिलहाल क्या होगा, तो चेक के प्रकार ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे 5 दिया है, लेकिन जो एग्जाम बूस्टर वाला है उसमें 11 तरीके के चेक दिया है, और मैंने आप लोगों को 11 तरीके का भी चेक पूरा विस्तार से पढ़ा रखा है। होम मैनेजमेंट वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो 40 का हो जाएगा डी, ठीक। 41 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट आंसर करो आप लोग। 1 घंटा 2 4 5 मिनट में आपका क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी 33 मिनट हो रहा है। बैंक खाता धारकों को किन कार्डों की सुविधा देती है। प्रश्न बनता है कि बैंक में खाते कितने प्रकार से खोले जाते हैं, तो 4 प्रकार से खोले जाते हैं। कौन कौन से, बचत खाता होगा, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, और सावधि जमा खाता। क्या है, सावधि जमा खाता। एक इसी को फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, और इसी को फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, और इसी को पता नहीं क्या कहते हैं यार, मुझे ये तीसरे चौथे का नाम ही नहीं इंग्लिश वाला याद आ रहा है, चलो नहीं याद आ रहा है, छोड़ दो। तो फिलहाल इसका क्या आंसर है, बैंक खाता धारकों को किन कार्डों की सुविधा देता है। तो एटीएम कार्ड देगा, डेबिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, उपरोक्त सभी देगा। तो आप जानते हो कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गए, ये सारा बैंक देता है, ठीक है। किसको, अपने खाता धारकों को, ये सब अवेलेबल कराता है।
42 का आंसर कर दे क्या होगा, मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय और अमानवीय दो संसाधन होते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन कौन से हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो नॉन ह्यूमन होते हैं। और जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे हमारे अंदर का ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, कौशल हो गया, इन सबको हम क्या है, छू नहीं सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो मानवीय संसाधन नहीं है, तो यानी पूछ रहा है कि अमानवीय संसाधन है, तो आप बताओ कौन सा अमानवीय संसाधन है। धन है, समय है, कौशल है, ज्ञान है। आप आंसर कर दे 42 का क्या होगा, आपने कहा मैम 42 का ए हो जाएगा। धन जो क्या है, मानवीय संसाधन नहीं है, अमानवीय है, क्योंकि पैसे को हम छू सकते हैं, ठीक है। समय को हम नहीं छू सकते हैं, ज्ञान को हम नहीं छू सकते हैं, कौशल को हम नहीं छू सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मानवीय साधन है, ठीक है। अभी आप लोगों ने, मैं एक प्रश्न करूंगी कि किसने समय को मानवीय माना है, किसने समय को अमानवीय माना है, बताओगे। तो आप लोग आंसर करोगे कि मैम जो निकेल एवं डार्सी हैं, इन्होंने समय को मानवीय माना है। नहीं, इन्होंने समय को अमानवीय माना है, और ग्रास एवं क्रैंडल ने समय को मानवीय माना है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। 43 का आप आंसर करो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43। प्रायः मकान में कौन सा फर्नीचर अधिक उपयुक्त होते हैं, लोहे के, लकड़ी के, बेंत के, गद्देदार। 43 का आंसर करे क्या होगा। आप लोग अभी तक 50 पे नहीं भी पहुंचे, आधा घंटा से ऊपर हो गया है, तो 43 क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया मैम बी, लकड़ी के फर्नीचर हमारे घर में क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। 44 का आंसर करें, कला के सिद्धांत नहीं होते। आप लोग जानते हो कला के सिद्धांत एक होता है, दूसरा कला के तत्व होते हैं। तो कितने कला के सिद्धांत है, कितने कला के तत्व हैं, आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ पढ़ाई हूं। अगर किसी को ट्रिक याद हो तो बता दो, अगर वो ट्रिक ना याद हो, अपना कोई ट्रिक याद किए हो तो वो भी बता दो, ताकि और बच्चे जो हों उन्हें पता चल जाए, ठीक है। तो कला के तत्व आपने कहा मैम, तत्व 7 होते हैं और सिद्धांत 5 होते हैं, क्यों, am I right? तो आपने कहा यस मैम, आप सही बता रही हैं। तो कला के सिद्धांत नहीं है, तो यानी तत्व होगा। अनुरूपता एवं अनुपात है, प्रकाश है, दबाव है, बल एवं लय, संतुलन एवं लय है। 44 का आंसर करे क्या होगा, आपने कहा मैम 44 का बी हो जाएगा। प्रकाश जो होगा क्या है, कला का सिद्धांत है, ना कि तत्व है, ठीक है। क्या है, कला के तत्व है, ना कि सिद्धांत है। तो कला के सिद्धांत कितने, 5 हैं, तो पांचों यहाँ पे नाम मिल गए। क्या आप कहोगे मैम 1 2 3 4 5 तो मिल गया, तो यस आपके यही हो गए, ठीक है। 45 का आंसर कर दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45। कमरे के अंदर किसी भी बिंदु पर प्रकाश की डैश 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 दिन में उजाले का भागफल है, तीव्रता है, चकाचौंध है, लक्स है, ल्यूमेन है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, चकाचौंध हो जाएगा। क्या होगा, चकाचौंध हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर कर दो। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और जिम कार्बेट कहाँ है, तो आपने कहा मैम उत्तराखंड में है। गुजरात में क्या है, आप बता दो, फटाफट आंसर करें। 46 का आपने कहा मैम बी, सरिस्का राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ होगा, सरिस्का राजस्थान में हो जाएगा। 47 का आंसर करें। एक व्यक्ति जो एक खरीदार है और एक उत्पाद का उपयोग करता है, क्रेता है, उपभोक्ता है, निर्माता है, शॉपकीपर है। एक व्यक्ति है जो वो खरीदार है और एक उत्पादक का उपयोग करता है, एक उत्पाद का उपयोग करता यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता, तो क्या कहलाएगा। आपने कहा मैम क्या कहलाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या है, शॉपकीपर होगा। यहाँ पे अगर ये कहता कि एक व्यक्ति जो खरीदार है, तो खरीदार उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर होगा, ठीक है। और एक उत्पादक का उपयोग करता है, तो यहाँ पे शॉपकीपर दे रहा। फिलहाल ये प्रश्न मेरे समझ से बाहर है, ठीक है, आप देख लेना। 47 का डी होगा, ठीक है। 48 का आंसर करें। IAQ है, क्या है IAQ, इसका फुल फॉर्म जानना चाह रहा है। तत्काल वायु गुणवत्ता है, इंडोर एयर क्वालिटी है, औद्योगिक वायु गुणवत्ता है, इंटरमीडिएट एयर क्वालिटी है। इंग्लिश वाला शब्द आप चाहो तो देख सकते हो। इंस्टेंट एयर क्वालिटी है, इंडोर एयर क्वालिटी है, इंडस्ट्रियल एयर क्वालिटी है, और इंटरमीडिएट एयर क्वालिटी है। आंसर करो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 48। आपने आंसर कर दिया मैम सी, औद्योगिक वायु गुणवत्ता है। क्या है, औद्योगिक वायु गुणवत्ता। 49 का आंसर कर दें। परिवार प्रणाली और प्रेरणा प्रदान करने वाले उनके उप प्रणाली के इनपुट को कहा जाता है। मूल्य है, इन्वेर्ट है, और प्रभाव है, मांग है। आंसर करें 49 का क्या होगा, आपने कहा डी यानी मांग आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मांग हो जाएगा। 50 का आंसर करें। क्षेत्र दिवस आयोजित करना है,
व्यक्तिगत एवं जनसंपर्क विधियों का सम्मिश्रण, व्यक्तिगत संपर्क विधि, जनसंपर्क विधि, समूह संपर्क विधि। 50 का आंसर करे क्या होगा? आपने 50 का आंसर कर दिया डी, समूह संपर्क विधि आंसर हो जाएगा। क्या होगा? समूह संपर्क विधि। 51 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 51। एक ऐसा प्रदर्शन जहां ऐसी किसी नई तकनीक की योग्यता को बताया जाता है जिसकी सफलता पहले ही परखी जा चुकी है कहलाता है। परिणाम प्रदर्शन यानी डिमोन्स्ट्रेशन विधि है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है, विधि प्रदर्शन है, क्षेत्र प्रदर्शन है, इंग्लिश वाला नाम देख लो, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, और फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, और क्या है, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन है, और फील्ड डिमोन्स्ट्रेशन है। आंसर कर दे 51 का क्या होगा? आपने कहा 51 का हो जाएगा ए, परिणाम प्रदर्शन है, यानी रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन, यानी क्या है, सफलता पहले ही परखी जा चुकी है। ठीक है, तो परिणाम पहले ही आ चुका है, बस उसे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परिणाम प्रदर्शन हो जाएगा। 52 का आंसर करो, फटाफट आप लोग आंसर करो, हम लोग 50-50 पे पहुंच गए हैं। प्रसार शिक्षण एक विधि है, कैसी विधि है? अव्यावहारिक शिक्षण है, सामूहिक है, व्यावहारिक है, जन शिक्षण है। तो क्या है? एक्सटेंशन टीचिंग इज मेथड। क्या है? नॉन बिहेवियरल टीचिंग है, ग्रुप टीचिंग है, बिहेवियरल एंड मॉस टीचिंग है। तो 52 का आपने आंसर कर दिया सी, बिहेवियरल टीचिंग है, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? व्यावहारिक शिक्षा है। ठीक है, 53 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 53। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 2 से 7 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष, सॉरी 0 से 2 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष में, 6 से 9 वर्ष में, और 9 से 12 वर्ष में। आप आंसर कर दे क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर करो। आपने 53 का आंसर कर दिया कि मैम ए, 0 से 2 वर्ष में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। ठीक है, 54 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 54। जीवन चक्र विकास शुरू एवं समाप्त होता है जन्म और मृत्यु से, गर्भधारण और वृद्धावस्था से, शैशवावस्था और वृद्धावस्था से, गर्भधारण और मृत्यु से। क्या होगा? जीवन चक्र विकास की शुरुआत कहाँ होती है? तो कंसीव से यानी गर्भधारण से, और समाप्त कहाँ होती है? तो मृत्यु से। क्यों? यही है ना, तो आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55 का आंसर कर दे। पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहेंगे, अफेजिया कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे। तो हीमोफीलिया क्या होता है? हेरिडिटी रोग होती है, यानी अनुवांशिक रोग होता है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ये चीजें आप जानते हो। डिसलेक्सिया क्या है? आंसर करो। डिस्ग्राफिया क्या है? तो लिखने की जो अयोग्यता होती है वो डिस्ग्राफिया है। गणितीय जो अक्षमता होती है यानी अयोग्यता होती है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और आपने कहा मैम कि पढ़ने की अयोग्यता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया को हम पढ़ने की अयोग्यता कहेंगे, और डिस्ग्राफिया को हम लिखने की अयोग्यता कहते हैं। ठीक है, ये सारे भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कर दो। शिक्षा का तंत्र जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगठित अधिगम का अवशेष कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ सतत शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा और सतत शिक्षा है। 56 का आपने आंसर कर दिया कि 56 का हो जाएगा सी, गैर औपचारिक शिक्षा होगा। क्या होगा? गैर औपचारिक शिक्षा होगा। 57 का आंसर कर दें। घर के निजी क्षेत्रों में यह कमरे होते हैं: रसोई घर और बारामदा, शयन कक्ष और स्टडी कक्ष, बैठक कक्ष और बगीचा और बारामदा। आंसर करे क्या होगा 57 का? जल्दी जल्दी आंसर करो। आपने आंसर कर दिया 57 का सी, बैठक कक्ष हो जाएगा। क्या होगा? बैठक कक्ष हो जाएगा। 58 का आंसर कर दे। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। यानी पूछने का मतलब इसके है कि जो जंगली यानी वाइल्ड सिल्क होता है, वाइल्ड सिल्क जो है कल्टीवेटेड सिल्क से उससे देखने पे माइक्रोस्कोप से भिन्न होता है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? ओहो, अरे भाई एक सेकंड, स्क्रीन ही पता नहीं कैसे अपने आप नाच रही है। चलो अब सही है। तो क्या है? जंगली रेशम जो है यानी वाइल्ड सिल्क जो है कल्टीवेटेड सिल्क से सूक्ष्मदर्शी पे देखने पे भिन्न होता है। क्या ये सत्य है? 58 का आपने कहा यस मैम बिल्कुल सत्य है। इसीलिए तो पता चलता है कि कौन सा नकली सिल्क और कौन सा असली है। ठीक है, तो जो कल्टीवेटेड हो गया यानी हम उसे कृषि के दौरान मतलब अपना जो सिल्क वार में मतलब यानी सेरीकल्चर के तहत जो हम पालन किए वो तो अलग चीज है, और जो जंगली है वो अलग है। तो क्या है? ये चीजें स्टेटमेंट आपका
सत्य होगा। ठीक है, 59 का आंसर कर दो। इंटरलैसिंग धागों से तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश डैश का नाम रखा जाता है। धागे का, रेशे का, वस्त्र का, बुनाई का। आंसर करो आप लोग, 44 मिनट हो चुका है। फटाफट आप लोग आंसर करो। क्या हम लोग आधे घंटे में सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे? आंसर करो 59 का। आपने 59 का कहा डी, बुनाई आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बुनाई हो जाएगा। ठीक है, ताने एवं बानों से अपनाए गए प्रणाली क्या कहलाती है? तो बुनाई कहलाती है। ठीक है, 60 का आंसर कर दो। पौधों का प्रमुख भंडार पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। यानी पॉलीसेकेराइड है क्या? आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड के 3 होते हैं, GFG यानी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड ग्लैक्टोज हो गया। डाइसेकेराइड के भी 3 होते हैं, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और सुक्रोज माल्टोज क्या होता है जी? SML, सुक्रोज माल्टोज, लैक्टोज हो गया। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड के कितने होते हैं? तो स्टार्च हो गया, और पैक्टीन हो गया, हेमिसेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया। सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड के होते हैं। ठीक है, तो 60 का आपने ऑप्शन कर दिया ए, यानी स्टार्च आंसर हो जाएगा। क्या होगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, 61 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 61, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि है, श्वसन है, परिसंचरण है, मूत्रीय है। आप आंसर कर दे 61 का। क्या होगा? आपने कहा मैम ये बुद्धि हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे लब्धि दिया है ना, तो बुद्धि और लब्धि यहाँ पे जोड़ लेना, बुद्धि लब्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कर दो। फटाफट करो आप लोग। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? RNA कहेंगे, DNA कहेंगे? RNA DNA का फुल फॉर्म बताओ आप लोग फटाफट। अमीनो अम्ल कहेंगे? इनमें से कोई भी नहीं कहेंगे। 62 का आपने आंसर कर दिया ए, RNA कहेंगे। क्या कहेंगे? RNA कहेंगे। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, RNA DNA का ये फुल फॉर्म होता है। आई थिंक आप लोगों ने आंसर दिया होगा। 63 का आंसर कर दो। फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा रोग क्या हुआ? हमारे स्किन पे टोड स्किन हो जाता है, कछुए के जैसे स्किन हो जाता है। ठीक है, स्किन पे इन्फेक्शन, छोटे छोटे रेसेस वगैरह दिखने लगते हैं। तो ये किसके वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से होगा, आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होगा यानी एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी से होगा, विटामिन से कमी से होता है एंड प्रोटीन की कमी से होता है। आंसर करें क्या होगा, किसकी कमी से ये चीजें हो रही हैं? तो आपने कहा मैम ये आवश्यक यानी एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी से होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है। कहाँ होता है? हमारे स्किन पे होता है। 64 का आंसर कर दें। शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर BMR में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 डिग्री जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 7% BMR बढ़ जाता है। तो यहाँ कितने प्रतिशत गया है बताना जरा आप। तो 98 से 98.4, फिर 99.4, फिर क्या है 100.4। क्यों? कितने गुना बढ़ा है? आंसर करो इसका फटाफट, दिमाग वाला क्वेश्चन है। आपने कहा मैम तो ये 3 गुना बढ़ा है क्या, कि 2 गुना? 2 गुना एक तो है ना, तो 2 गुना बढ़ा, 1 गुना और 2 गुना। तो 2 गुना बढ़ने पे क्या होगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, रट्टा मारने वाला नहीं है। ठीक है, रट्टा मारोगे तो मारते रह जाओगे कि तो 7% ही होता है। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो कि 1% हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे 7% क्या होता है, 1 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे 7% हमारा BMR इंक्रीज हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो चाहे 98 से 100 पहुंचा दे, चाहे 98 से 104 डिग्री पहुंचा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम गुना करके देख लेंगे कि कितने गुना एक्स्ट्रा है। ठीक है, और जितने गुना एक्स्ट्रा होगा 7 का उतने ही बार हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, 83 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 83, प्रांग कलर एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? विशाल, बड़ा, छोटा, कोई अंतर नहीं पड़ता। 83 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। क्यों? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ठीक है, 64 से हम 83 सीधे आ गए। एक सेकंड देना जरा आप लोग। चलिए आप लोग आंसर करिए। 2 पेज ही मैं फोटो खींचना भूल गई थी। ठीक, इधर से उधर हो गया है। चलो खैर कोई नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करो। 65 का आंसर करिए।
65 क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को निम्नलिखित में से किन भागों में विभक्त किया गया है? एकीकृत प्रकार है, प्रजातांत्रिक प्रकार है, अनुकूलनी प्रकार है, परियोजना प्रकार है। आंसर करो फटाफट आप लोग, क्या होगा? कूट में आंसर देना आपको, 1 2 3 होगा कि 1 4 होगा कि 2 4 होगा कि 2 3 4 होगा। 65 का क्या आंसर होगा? आपने आंसर कर दिया कि 65 का ए हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, शायद हाथ से लग गया है। आंसर करे क्या होगा 65 का? 65 का आपने आंसर कर दिया कि 65 का ए हो जाएगा, यानी 1 2 1 3 4 होगा। ठीक, आप लोग देख लेना। 66 का आंसर कर दें। कोशिका भित्ति में उपस्थित वसा में घुलनशील एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? यानी पूछने का मतलब उसके है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से होते हैं। तो आप जानते हो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं, विटामिन ए हो गया, सी हो गया एंड ई हो गया। ठीक, तो पूछ रहा है कि हम वसा के लिए पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित वसा में घुलनशील। तो जब वसा में कह दिया तो सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बचा ए और ई। ठीक है, तो के रूप में प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है? तो आप कहोगे मैम ए भी दिया, ई भी दिया है, तब हम किसके साथ जाएंगे? तो आप हमेशा जब भी इस तरीके से ऑप्शन दिया रहे तो आपको विटामिन ई के साथ जाना होता है। किसके साथ? जब ए और ई दोनों साथ में दिया तो आप केवल ई के साथ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कर दो। इनमें से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति सबसे अधिक होती है? प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था है और बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। 67 का आप आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा 67 का आंसर हो जाएगा ए, प्रसव पूर्व अवस्था हो जाएगा। क्या होगा? प्रसव पूर्व अवस्था हो जाएगा। 68 का आंसर करें। सूती वस्त्रों की सिकुड़न जिस प्रक्रिया से कम की जाती है? फेल्टिंग है, मर्सराइजेशन है, सनफोराइजिंग है, कैलेंडरिंग है। तो कैलेंडरिंग से तो चारे कोने बराबर किए जाते हैं, और सनफोराइजिंग टैग जहां लगा होता है तो ये होता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। फेल्टिंग क्या होता है कि कपड़े पे सिलाई नहीं होती है, परत दर परत चिपका करके बनाए गए कपड़े को हम फेल्ट कहते हैं, नमदाई जिन्हें कहते हैं। आंसर करो 68 का क्या होगा? आपने कहा मैम सी हो जाएगा। सनफोराइजिंग टैग लगने से क्या होता है और मर्सराइजेशन में क्या होता है? तो हम लोग को ट्रिक याद है कि मैम हम लोग मर्सडीज में बैठ करके कॉटन के कपड़े पहन करके हम लोग जाएंगे, घूमने जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉटन के कपड़े पे मर्सराइजेशन किया जाता है। 69 का आंसर कर दो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एक दिन मैंने पूछा था कि फसाई का फुल फॉर्म क्या है, तो ज्ञानेश्वरी दी ने आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने आंसर गलत दिया था। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन उन्हें रिवीजन किए हुआ था, सही आंसर नहीं दे पाई थी। तो यही है फसाई का फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर करो। 2006 भारतीय संविधान द्वारा पारित किस एवं अधिसूचित किया गया था? 23 जुलाई 2006, 23 अगस्त 2006, 23 सितंबर 2006, 23 अक्टूबर 2006। यानी 23 23 तो कॉमन दिया है, सन भी कॉमन दिया है, मंथ आप इधर उधर कर लेना। डेट और सन अपने जगह पे है, मंथ केवल आपको ऐड करना है। इतना अच्छा आप ऑप्शन पाओगे। आपने कहा मैम 69 का हो जाएगा बी, 23 अगस्त 2006। क्या होगा? 23 अगस्त 2006 होगा। ठीक है, 70 का आंसर कर दें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा अभिकथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया असतत प्रक्रिया है। विकास के लिए प्रकृति एवं पोषण दोनों महत्वपूर्ण हैं। केवल एक है, केवल दो है, ए और दो दोनों है, ना तो एक है ना तो दो है। 70 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम बी, केवल दो हो जाएगा। क्या होगा? असतत नहीं है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया, न कि असतत। और दे करके गलत करवा दिया है। बाकी विकास के लिए प्रकृति एवं पोषण दोनों महत्वपूर्ण है, तो यस, हमें इन्वायरमेंट भी चाहिए और न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट तो अपने जगह पे होता ही होता है। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 71 का आंसर करें। बेसिक कार्ड किसमें घुलनशील होते हैं? एसिड में, अल्कोहल में, जल में और उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। आंसर करो। बेसिक कार्ड ने बेसिक डाई, हम भी क्या कार्ड दे रहा। ठीक, बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं? आप आंसर करें 71 का। आपने कहा मैम सी, एसिड में घुलनशील होते हैं। किसमें? एसिड में घुलनशील होते हैं। 72 का आंसर कर दो। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? संवेदी पूर्वगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया कि सबने पूजा मूर्ति आपकी, इस तरीके से ट्रिक याद करोगे तो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएगा। 72 का आपने आंसर कर दिया। संवेदी पूर्वगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है, फिर क्या होता है 2 से 7 होता है, फिर 7 से 11 होता है, और 7 से 11 होता है, फिर 11 से ऊपर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनका सन होता है, आपको याद कर लेना है। 73 का आंसर करो। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है 5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 2 सेकेंड। आंसर करे क्या होगा 73 का?
आपने आंसर कर दिया 73 का हो जाएगा बी। 0.8 सेकंड में हृदय आपका लव और डब दोनों कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। लव और डब दोनों एक पूर्ण चक्र को कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में, ठीक है। 74 का आंसर कर दो। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है। वैसोप्रेसिन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। आंसर कर दे। 74 का आंसर करें। आपने कहा मैम 74 का डी होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। ओहो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड कहाँ गया? कहाँ था? किस क्वेश्चन पे हम लोग थे? 74, ठीक है, मुझे भूल गया। ठीक, 74, 75, ठीक है। इसके बाद आप लोग मुझे याद दिलाना कि मैम वीडियो पॉज करके तब क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे, ठीक है। 75 का आंसर करो। क्या होगा? माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? लैक्टोएल्ब्यूमिन होगा, लैक्ट ग्लोब्यूलिन होगा, केसीन होगा और इनमें से कोई नहीं होगा। यानी ये जितने भी प्रोटीन है सब मिल्क में पाए जा रहे हैं, लेकिन मदर मिल्क की बात पूछा जा रहा है तो आपने कहा मैं मदर मिल्क में लैक्टोएल्ब्यूमिन होगा। क्या होगा? लैक्टोएल्ब्यूमिन होगा या लैक्टोएल्ब्यूमिन होगा। अब यहाँ पे जरा सा कूट वाला आंसर कर देना। तो ये चीजें तो मेरे बच्चे फटाफट करेंगे। 76 का आंसर करना है। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, रिकेट्स विटामिन D के कमी से, स्कर्वी विटामिन C के कमी से, ठीक है, और C के कमी से, और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से। मिला लो। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी। ऐसे आए तो आप लोग तो उड़ा दोगे। क्यों? ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। 77 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी नुकीली डार्ट है? तो फ्लैज है, फ्रेंच है, फिश है, ड्रेस मेकर है। मैं हमेशा फिश डार्ट बनाती हूँ। ये मछली के जैसे बन गया, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या है? ये मछली हो गई ना। तो आप कहोगे यस मैम, ये तो आप एकदम सच में मछली बना दी। ये क्या है? ये मछली हो गई ना। तो यही क्या है? यही फिश डार्ट होता है, ठीक है। चलो, मैंने मछली भी बना दिया। 78 का आंसर कर दो। 78। निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य श्रव्य सामग्री प्रश्न बनता है तो प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित या अप्रक्षेपित दो प्रश्न बनते हैं। तो प्रक्षेपित का मतलब हो रहा है कि जो लाइट फेंके, ठीक है, यानी जो प्रकाश फेंके वो क्या है? प्रक्षेपित है, ठीक है। और जो प्रकाश न फेंके वो क्या है? गैर प्रक्षेपित है, ठीक है। आप कहोगे मैम एग्जाम्पल कोई दे दो। जैसे चार्ट है, पोस्टर है, ग्राफ एंड स्लाइड है। तो आप 78 का पहले इसका आंसर करो, फिर मैं बता रही हूँ। आपने कहा मैम 1 2 3, यानी चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया और ग्राफ हो गया। ये क्या है? ये अप्रक्षेपित है, यानी गैर प्रक्षेपित है। आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट यानी आपकी किताब हो गया। आप किताब पढ़े तो क्या उसमें से लाइट आपके मुंह पे मार रहा है? आपने कहा नहीं मैम। आप कोई पोस्टर देख रहे हो तो उसमें से आपके ऊपर लाइट कोई आ रही है? आपने कहा नहीं मैम। आप ग्राफ देख रहे हो तो आ रहा? आपने कहा नहीं मैम। लेकिन अगर आप स्लाइड देख रहे हो, मोबाइल है, आप चला रहे हो इस तरीके से, ऐसे स्लाइड कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये मत कहना कि मैं मोबाइल को स्लाइड बना दी, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ। वीडियो देख रहे हो, ये सब क्या है? ये लाइट प्रक्षेपित कर रहे हैं। अब आप समझ जाओगे प्रक्षेपित दृश्य सामग्री क्या होता है और गैर प्रक्षेपित क्या होता है। समझ में आ जाएगा, ठीक है। 79 का आंसर करे। क्या होगा? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक यानी डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है? सोडियम हाइड्रासल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, ग्लिसरीन है और रोमालाइट है। 79 का क्या होगा? आंसर करो। आपने कहा मैम रोमालाइट होगा। प्रश्न तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। 80 का आंसर करे। क्या होगा? जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं करना चाहिए। तो क्या इसमें से बेस्ट आंसर है? आपने कहा मैम इसमें से बेस्ट आंसर है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। आप लोगों को मैंने पूरा और पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा रखा है। जो ना देखे हो जाके देख सकते हो, अभी 2-3 दिन पहले क्लास लगा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर कर दे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88। 81 उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। क्या है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, खरीदने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उत्पादन का अधिकार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। कौन सा है समूह? 81 का आंसर करें। आपने कहा मैम ए है, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। ये क्या है? उपभोक्ता अधिकारों का समूह है, ठीक है। 82 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 82 प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक है, मूल्य है, लक्ष्य है, स्तर, उपरोक्त सभी है। तो आप सब जानते हो किस तरीके से ट्रायंगल बना करके, और गोल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, एंड वैल्यू हो गया, ये होते हैं। तो आपने कहा यस मैम होते हैं, तो हो जाएगा डी। 1 सेकंड का आप टाइम दो, मैं आप लोगों के 83 वाले क्वेश्चन पे चलूं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करें।
क्वेश्चन नंबर 83, प्रांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं। यानी प्रांग का कलर व्हील आपको पढ़ना पड़ेगा, मुंसल का कलर व्हील आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब आप जानोगे कि क्या प्रांग कलर व्हील है और क्या मुंसल कलर व्हील है, ठीक है। तो विशाल होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। एक कमरे पे प्रांग कलर व्हील का कैसा अनुभव होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि 83 का आंसर हो जाएगा बी, बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है। 84 का आंसर कर दें, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। डिसीजन प्रोसेस के क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, संसाधन है, निर्णय प्रक्रिया है, ज्ञान एवं कुशलता, उपरोक्त सभी है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रखा है निर्णय वाला, आप लोग जा करके देख लेना होम मैनेजमेंट में। केवल निर्णय पे ही मैंने आप लोगों को 125 क्वेश्चन करा दिया है, जा करके वहां पे देख लेना। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चन मैंने सबको इंक्लूड कर रखा है। 84 का आपने आंसर कर दिया डी, सारे आंसर सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 85 का आंसर कर दें, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। अब ये मत कहना कि मैम हमारे यहाँ हुआ था, उनको हुआ था, तो 1% अपवाद पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान्यता ये है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने कोरोना के लिए सुना था कि जिन्हें एक बार कोरोना हो गया दोबारा नहीं हो रहा था, तो मतलब ये है कि हुआ कोरोना, दोबारा भी हुआ, ठीक, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। यही होता है चेचक में भी, कि एक बार जिन्हें चेचक हो गया उन्हें दोबारा नहीं होता है। पहले तो नहीं होता है, अगर होगा तो बहुत कम प्रभावशाली होगा, जितना पहले था उतना नहीं होगा। तो क्यों, क्या रीजन है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्या हो गई, अर्जित प्रतिरक्षा हो गया, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। ये नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, ना आर्टिफिशियल है, ये एक्वायर्ड हो गई, ठीक। हमने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। मेरे पास था नहीं, बाय बर्थ नहीं था, हम पैदा हुए तो ये चीजें नहीं भगवान ने दी थी। लेकिन जब ये चीजें हो गई तो वो अपने प्रति खुद अपने अंदर क्या करी, शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप कर दी, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी अर्जित प्रतिरक्षा कहेंगे, ठीक है। नेचुरल क्या होता है, नेचुरल जो आप बाय बर्थ लेकर के पैदा हुए वो क्या है, नेचुरल यानी प्रतिरक्षा है, ठीक है। 86 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 86, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में डैश 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 का प्रयोग नहीं किया जाता है। लकड़ी के कोयला से हम जल शुद्ध करेंगे, फिटकरी से करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर से करेंगे, चूना से करेंगे। तो आप कहोगे मैम ये तो सब चीज कह रहा है, लेकिन रासायनिक पूछ रहा है कि रासायनिक का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो किसका नहीं करेंगे। 86 का आपने कह दिया, 86 का ए होगा, यानी लकड़ी के कोयले से आप लोगों ने कभी जल शुद्ध करते सुना है। फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना तो आपने सुना होगा, लेकिन लकड़ी के कोयला क्या होगा, ये इसमें आंसर नहीं सही होगा, ठीक है। 87 का आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो आप लोग, 1 घंटा से ऊपर हो गया क्लास। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका ही अपवाद है। क्या है, सिर्फ कोशिका ही अपवाद है। त्वचा, लाल रक्त कणिकाएं, यकृत और तंत्रिका कोशिकाएं। इसमें क्या भरा जाएगा, आंसर करो 87 का। आपने कहा मैम बी, प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं क्या है, प्रत्येक नहीं, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। अच्छा, सही बात है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। तो इसके पूछने का मतलब यह है कि आरबीसी क्या केंद्रक होता है, तो नो, आरबीसी केंद्रक रहित होता है, डब्ल्यूबीसी केंद्रक सहित होता है, ठीक है। यानी आरबीसी में क्या है, केंद्रक नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करो। सामान्य अवस्था में रक्त श्वेत कणिकाओं की संख्या होती है 6000 से 8000, 4000 से 6000, 10,000 से 12,000, 12,000 से 14,000। तो इसमें आपको कहीं कहीं 6000 से 8000 देखने को मिलेगा, 8000 से 10,000 और 10,000 से 12,000 भी, कहीं कहीं 6000 से 12,000 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा, ये इधर उधर घूमता रहता है। अब देखो यहाँ पे 8000 से 6000 से 8000 ही दे रहा है डब्ल्यूबीसी की संख्या, और कहीं कहीं 8000 से 10,000 भी देता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। 89 का आंसर करें। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है, यह कथन किसका है। फ्रांसिस मैकरॉबी है, निकेल व डार्सी है, लेविस ममफर्ड है और वर्गीस एवं ओगेल है। 89 का आंसर करें, क्या होगा, तो आपने कहा बी, निकेल एवं डार्सी हो जाएगा। क्या होगा, निकेल एवं डार्सी आंसर सही हो जाएगा। 90 का आंसर करो, फटाफट आप लोग आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। एकाकी परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली, क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली। उच्च जीवन स्तर होगा, व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा होगी और आत्मनिर्भरता होती है। क्या लाभ नहीं होगा एकाकी फैमिली के,
तो एकाकी फैमिली का क्या लाभ नहीं होगा? आपने कहा सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तब होगी जब आपके दो चार परिवार होंगे, ठीक है। अकेले अगर आप हो तो आपको सामाजिक सुरक्षा उतनी नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर फैमिली में ये चीजें नहीं है। बाकी उच्च जीवन स्तर, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, व्यक्तिगत विकास के अवसर भी आपको मिलेंगे, आप अपने कैरियर में कुछ कर सकते हो, आत्मनिर्भरता भी मिलेगी कि आपके घर पे कोई नहीं है तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, तो ये चीजें होंगी। लेकिन सोशल जो प्रोटेक्शन है ये चीजें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अकेले हो, आपका कोई है नहीं, ठीक है। तो 91 का आंसर कर दे क्या होगा? पेशियों की थकान को मापने का यंत्र है। थर्मामीटर है, लैक्टोमीटर है, अर्गोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है। थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, लैक्टोमीटर से दूध दूध की शुद्धता चेक करते हैं, और अर्गोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर। बचा, अब आप आंसर कर दो क्या होगा? आपने कहा अर्गोमीटर से क्या होगा? पेशियों के थकान को हम मापते हैं कि हमारी पेशियां कितनी थक गई हैं, उनको हम किससे मेजर करेंगे? तो अर्गोमीटर से करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करते, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो 92 का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गुड़गांव परियोजना ग्राम निर्देशक, इटावा पायलट परियोजना बहुउद्देशीय ग्राम कार्यकर्ता, मारथंडम परियोजना प्रदर्शन केंद्र, नीले खेड़ी परियोजना किसान विकास केंद्र। क्या सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 92 आपने आंसर कर दिया कि डी, नीले खेड़ी परियोजना किसान विकास केंद्र नहीं है, ठीक है। गुड़गांव कब शुरू हुआ था? इन सबका सन आप लोग बताओगे क्या फटाफट? सबका सन चाहो तो आप बता सकते हो। इटावा का मुझे याद है 1948 से 49 में। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था इसको याद करने के लिए, कि जो पूर्व आपके सीएम थे अखिलेश यादव जी, ठीक, वो इटावा के ही हैं। आप लोग ये जानते हो कि इटावा उटावा वाले क्षेत्र के ही वो हैं। तो वो जब सीएम बने थे तो सबसे कम उम्र के वो सीएम बने थे। तो आप कहोगे मैम क्या वो 48 ईयर के थे? नो, 48 के नहीं थे, इससे भी कम उनका एज था। लेकिन आप इससे कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि वो इटावा के थे, ठीक है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आप 1948 करोगे तो एक सीएम बनने के लिए 1948 एज भी कम ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये था नहीं कि वो 48 के ही थे, ठीक है। 48 ईयर के वो नहीं थे, वो इससे भी कम ईयर के थे। लेकिन आप इस तरीके से कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी का आप आंसर बता ले जाना क्या होगा। 93 का आंसर कर दो क्या होगा? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम स्तर कार्यकर्ता होगा, खंड विकास अधिकारी, सरपंच और कमिश्नर। ग्राम पंचायत से चीजें आप देख लेना, क्योंकि अभी अप्रैल में ग्राम पंचायत वाला चुनाव होने वाला है, तो वहां पे ये सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कि वहां का चुनाव आयोग कौन होता है, कौन कराता है, क्या होता है, कितना एज होता है, ये सारी चीजें आप देख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अभी अप्रैल में आपका इलेक्शन है वो, ठीक है। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, सरपंच हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सरपंच हो जाएगा। 94 अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा है, यही पेज आपका लास्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया? हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन। आप बता दो फादर ऑफ रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? भारतीय भी बताना और वर्ल्ड का भी बताना, ठीक है। आंसर करिए पहले तो इसका आंसर करो। चावल और गेहूं पे, केवल चावल पे, गेहूं केवल गेहूं पे, चावल गेहूं और दालों पर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हरित क्रांति का जब प्रभाव पड़ा था तो केवल चावल और गेहूं पे पड़ा था, ना केवल चावल ना केवल गेहूं। मैं हमेशा से कहती हूँ केवल लिखा हो, वनली लिखा हो तो वो 99% क्या होते हैं? ऑप्शन रॉन्ग होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो दाल था नहीं, तो क्या है? चावल और गेहूं हरित क्रांति पे विशेष प्रभाव इसका पड़ा था। और भारतीय अगर हरित क्रांति के जनक हम कहेंगे तो MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, जो आज नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। और फिर वर्ल्ड वाले कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलाग जो हैं वो विश्व हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ये चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। 95 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 95, संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है। इनकोडर कहेंगे, डिकोडर कहेंगे, संचारक कहेंगे, अनुवादकर्ता कहेंगे। इसको मैं कहूंगी आप इंग्लिश से देखना, ठीक है। कम्युनिकेटर कहेंगे, डिकोडर कहेंगे, एनकोडर कहेंगे और ट्रांसलेटर कहेंगे, क्योंकि इन सबको इंग्लिश वाले शब्द से करना इजी होता है। तो आपने कहा मैम हम डिकोडर कहेंगे। क्या कहेंगे? हम डिकोडर कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर करो। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को हम क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो एक क्या होता है? एक इंट्रापर्सनल होता है और एक इंटरपर्सनल होता है। ये भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताई हूँ कि जब दो व्यक्तियों में संवाद हो रहा है, हम हैं और आप हैं, हमारे आपके बीच संवाद हो रहा है,
तो इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। और जैसे मान लो कि हम अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं कि आज ये टॉपिक मैंने आपको करा देना है, कल ये करा देंगे, आज इतने बजे उठेंगे, आज ये क्लास रिकॉर्ड कर देंगे, आज मैराथन लगा देंगे, आज ये कर देंगे, मैं खुद से अपने आप में बातें करी जा रही हूँ, इसको क्या कहेंगे? इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इंटर आप कितने को कहते हो? तो आपने कहा मैम 12 को हम इंटर कहते हैं। तो जब 12 लिखोगे तो 2 हो गए ना। तो इस तरीके से याद कर लेना कि 1 से 2 व्यक्तियों के बीच जब पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इस कम्युनिकेशन को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब हम अपने आप से बड़बड़ाए जा रहे हैं तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बातों को समझे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 96 का आपने कहा ए, पारस्परिक संचार हो जाएगा। लेकिन इसको करना इंग्लिश से, हिंदी में पारस्परिक संचार, आत्म संचार खोजते रह जाओगे। ठीक है, इसको आपको इंग्लिश से करना है। 97 का आंसर करो। कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, ऑप्शन ए, उतना अधिक कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, कार्यकर्ता के चोट लगने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना अधिक कार्यकर्ता के लिए अधिक खतरे वाले कार्य का अवसर होगा। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा? आपने कहा 97 का बी हो जाएगा, उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। क्या होगा? उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। ठीक है, 98 का आंसर कर दे। भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 15 सितंबर 1922, 25 सितंबर 1922, 15 सितंबर 1959, 25 सितंबर 1956। आंसर करे क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ, रख रखी हूँ। ठीक है, मंडे नहीं ट्यूसडे वगैरह में मैं वो क्लास लगा दूंगी। 98 का आप आंसर करो। आपने कहा 98 का सी हो जाएगा, 15 सितंबर 1959 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, संचारक की प्रमुख विशेषताएं हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कैसा क्वेश्चन लगा, कितने सही हुए। ठीक है, देख रहे हो आप लोग कंटिन्यू लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे मेरा गला दर्द करने लगा। ठीक है, ऐसे नहीं डॉक्टर कह रहे बोलो नहीं। ठीक, बहुत तेज तेज भी पढ़ाना पड़ता है, आप लोग को वैल्यूम भी नहीं होती है। चलो खैर कोई नहीं, पहले क्वेश्चन करा ले। संचारक का मुख्य विशेषता क्या है? विषय का ज्ञान, रुचि है, अच्छा व्यवहार है, उपरोक्त सभी है। 99 का आपने आंसर कर दिया मैम, डी हो जाएगा। 100 क्या है? प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है? व्यक्तिगत समूह, सामूहिक संपर्क, जन सामुदायिक संपर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। 100 का आंसर करो। आपने आंसर कर दिया मैम सी, जन सामुदायिक संपर्क। ठीक है, इस तरीके से 1 घंटा 11 मिनट में मैंने आपका क्लास ओवर करा दिया। ठीक, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, आज भी शाम को आना, शाम को क्लास जरूर लगेगा जीके जीएस का। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐड जरूर देख लिया करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, फिलहाल बाय।